ऑन कर देता हूँ। सवाल में लिखा हुआ है रफीकी इंडस्ट्री लिमिटेड RIL produces a product which passes through two departments A and B. The details relating to its production during the month of Feb 2023 is as follows. ये कंपनी है वो कोई प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्ट दो डिपार्टमेंट से गुजरता है, ए से बी और फिर बी से तैयार होकर फिनिश गुड्स में, और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले ओपनिंग WIP, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले साल कुछ हद तक कंप्लीट हो गई थी लेकिन 100% कंप्लीट नहीं हुई थी। 20,000 यूनिट्स हैं, 1,20,000 का इन पे मटेरियल लग चुका है और ये 100% कंप्लीट है। कन्वर्जन कॉस्ट 32,000 रुपये की लग चुकी है और ये 40% कंप्लीट है। लिहाजा इन यूनिट्स को मजीद अब कंप्लीट करने के लिए इन पर 60% कन्वर्जन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी और ये तैयार हो जाएंगे। इनपुट ड्यूरिंग द मंथ 155,000 यूनिट्स का इनपुट हुआ है। ये नई चीज़ें हैं, नए यूनिट्स हैं जो बनाना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट ए या रिसीव फ्रॉम ए यहाँ पर नहीं आ रहा क्योंकि डिपार्टमेंट ए के बाद बी है, तो ए से जो बनकर निकलेगा वो बी में जाएगा। कॉस्ट फॉर द मंथ, इस महीने जो डिपार्टमेंट ए में कॉस्ट लगी है वो 9,20,400 और 673,650 है। ट्रांसफर्ड आउट, अच्छा आप देखिए यहाँ पर जो जो ट्रांसफर्ड आउट आ रहा है 1,40,000 यूनिट्स, ये इस 1,40,000 यूनिट से मैच करेगा। इसलिए क्योंकि जो डिपार्टमेंट ए से निकला होगा, जो डिपार्टमेंट ए का आउटपुट होगा वो बी का इनपुट होगा। क्लोजिंग WIP 25,000 है जिस पर 100% मटीरियल लग चुका है लेकिन कंपनी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो 60% लगी है। इसी तरह से डिपार्टमेंट बी की इंफॉर्मेशन है। बी में WIP ओपनिंग 18,000 है और ए से 140 रिसीव में है। ये जो 140 ए से यहाँ से निकल रहे हैं वो बी में जा रहे हैं। फिर ट्रांसफर्ड आउट 120 है और क्लोजिंग WIP 30,000 है। साथ में मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट सारी की सारी दी हुई है और सारी चीज़ें बताई थी। अदर इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है बुलेट नंबर 1, RIL यूजेस FIFO मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इट्स इन्वेंट्रीज। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हम ये एज्यूम करते थे कि जो चीज़ पहले स्टार्ट करी थी बनाना वो पहले मुकम्मल कर कर और फिनिश गुड्स की तरफ भेजी होगी और फिर दूसरी चीज़ पर काम करना शुरू करा होगा। दो ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस हैं, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फीफो और दूसरा एवरेज कॉस्ट या एफ। नंबर 2 में लिखता है रिजेक्टेड यूनिट्स आर सोल्ड ऑन एन एज इज वेरियस बेसिस। रिजेक्टेड यूनिट्स जिस तरह की कंडीशन में है उस तरह की कंडीशन में उनको बेच दिया जाता है। ड्यूरिंग द मंथ प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स ए एंड बी वे 4 मिलियन एंड 6 मिलियन रिस्पेक्टिवली। हमने जो इस महीने में डिफेक्टिव यूनिट्स बेचे, डिपार्टमेंट ए के जितने भी डिफेक्टिव यूनिट्स थे वो बिककर 4 मिलियन रुपए मिले और बी के जितने भी डिफेक्टिव यूनिट्स थे उनको बेचकर 6 मिलियन रुपए मिले। अच्छा, अब ये डिफेक्टिव यूनिट्स होते क्या है? ये लॉसेस के यूनिट्स होते हैं। इसमें नॉर्मल लॉस भी होता है और इसमें एब नॉर्मल लॉस भी होता है। अगर कोई भी नॉर्मल लॉस है, कोई भी एब नॉर्मल लॉस है तो वो मैं बेच सकता हूँ। इन बोथ डिपार्टमेंट्स 100% मटीरियल इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। जैसे ही कोई चीज़ बनना शुरू होती है उस पर 100% मटीरियल ऐड हो जाता है। यूनिट्स आर इंस्पेक्टेड व्हेन 90% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखो जब कोई चीज़ 90% कंप्लीट हो जाती है ना तो मैं उसको इंस्पेक्ट करता हूँ, उसको चेक करता हूँ कि क्या वो सही बनी हुई है या नहीं। अगर वो खराब बनी हुई होती है तो मेरा लॉस है और अगर वो खराब नहीं बनी हुई तो उसमें मजीद 10% खर्चा होता है। मिसाल के तौर पर लेट से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट से एक मोबाइल फोन तैयार हुआ, मशीन में एक मोबाइल फोन तैयार हुआ और वो जब तैयार हो गया ना तो उसको चेक करा गया कि वो सही है या नहीं। अगर तो वो खराब है, अगर तो वो मोबाइल फोन खराब है तो उसको डब्बे में नहीं डाला जाता, उस पर जो है वो कोई कोटिंग या वो जो शीट होती है प्लास्टिक की, प्रोटेक्टिव कवर होता है वो नहीं लगाया जाता और उसको फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर जब मोबाइल फ़ोन तैयार होता है और उसकी टेस्टिंग होती है और वो सही चल रहा होता है तो उसको डब्बे में भी डाला जाता है, उस पे प्रोटेक्टिव शीट भी लगाई जाती है और उसके साथ मज़ीद 10% खर्चे भी होते हैं। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है इस सवाल में कि जब यहाँ पर लिख दिया यूनिट्स आर इंस्पेक्टेड व्हेन 90% कंप्लीट एज़ टू कन्वर्जन, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन है, ये नॉर्मल सवालों की तरह नहीं है। आम हालात में जब सवाल में कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम ये अज्यूम करते हैं सारा खर्चा कर लिया, यूनिट तैयार हुआ, फिर देखा कि वो सही है या ख़राब है और ख़राब है तो वो नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है और अगर सही है तो वो फिनिश गुड्स में चला जाएगा।
अलबत्ता यहाँ पर जब चीज 90% कंप्लीट होती है तो उसको चेक किया जाता है कि वो सही है या नहीं, और अगर सही नहीं होती तो वो लॉस में चली जाती है, और सही होती है तो फिर उस पर मजीद 10% खर्चा किया जाता है। नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट। जितने यूनिट्स ट्रांसफर आउट होते हैं अगर उसका 5% कैलकुलेट करें तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आ जाएंगे। ए पार्ट में बोलते हैं कंप्यूट दी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, और बी पार्ट में बोलते हैं कंप्यूट दी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एंड एब्नॉर्मल लॉस स्लैश गेन। 10-10 मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स का सवाल है। अच्छा, अब सबसे पहला जो हमने काम किया है इस सवाल में, आप नजर आ रहा होगा आपको, स्टेप्स है, स्टेप 1 2 3 4 5। तो ये स्टेप्स मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा और उसके बाद फिर आपसे जो है वो अगर कोई मसला होगा तो डिस्कस कर लिया जाएगा। देखिए, स्टेप नंबर 1 में मैंने क्वांटिटी शेड्यूल बनाया है। अच्छा, क्वांटिटी शेड्यूल डिपार्टमेंट ए और बी दोनों का बना लिया है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो सवाल में हमें ऑलरेडी दी हुई है, सच एज कि ये ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और इनपुट या रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट ए ऑलरेडी हमें सवाल में दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर हम डिपार्टमेंट ए की बात करते हैं तो उसका ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 20,000 यूनिट्स था, और नए जो यूनिट्स थे वो 155,000 यूनिट्स थे जिस पर हमने काम करना शुरू कर दिया, यानी कि ये टोटल 175,000 यूनिट्स बन गए। ये आपको अगर मैं सवाल की वर्किंग से भी ये वैल्यूज दिखा दूं तो आप देख सकते हैं, ये जो हमारा सवाल है इसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के 20,000 यूनिट्स आ रहे हैं और इनपुट ड्यूरिंग द मंथ के 1,55,000 यूनिट्स आ रहे हैं। ये दोनों यूनिट्स आपने क्वांटिटी शेड्यूल में लिख लिए। ये इफेक्टिवली आपके प्रोसेस कॉस्टिंग का जो अकाउंट होता है उसकी डेबिट साइड है जहां पर यूनिट्स लिखे हुए आ रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप अगर मजीद इंफॉर्मेशन देखते हैं तो आपको दो और बातें दी हुई थी। एक दिया हुआ था ट्रांसफर्ड आउट, 1,40,000 यूनिट्स का ट्रांसफर्ड आउट है, यानी कि ये जो 20,000 ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के यूनिट्स थे, फिर 1,55,000 यूनिट्स मजीद ऐसे थे जिस पर आपने काम करना शुरू किया, 1,75,000 हो गए। इसमें से 1,40,000 तैयार हो गए और वो प्रोसेस बी में चले गए, और 25,000 ऐसे हैं जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे हैं जिसमें अभी मजीद काम होना है। तो यही सारे यूनिट्स आपको यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ट्रांसफर जो प्रोसेस बी में चले गए, ए से निकले और बी में चले गए, और जब ए से निकल के बी में जाएंगे तो देखिए यहाँ से ये दोनों वैल्यूज आपस में एक दूसरे से मैच करेगी। जो ए से निकला है वो बी में गया, ए के क्रेडिट साइड पर है, बी के डेबिट साइड पर है। साथ में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के 25,000 यूनिट से ये भी हमने लिख लिया। अच्छा, नॉर्मल लॉस कैसे आया? सवाल में क्लियरली मेंशन्ड है कि नॉर्मल लॉस ट्रांसफर आउट का 5% होगा। तो अगर डिपार्टमेंट ए में 1,40,000 यूनिट्स ए से बी में जा रहे हैं, ए से ट्रांसफर होकर बी की तरफ जा रहे हैं, तो 1,40,000 का 5% जो है वो आपके नॉर्मल लॉस के यूनिट्स होंगे जो कि 7,000 है। आप ये जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट साइड 100% बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपकी डेबिट साइड जो है उस पर 1,75,000 आ रहा है तो क्रेडिट साइड पर भी 1,75,000 आना चाहिए। अब हमने ये तो लिख लिया, सवाल में दिया हुआ था, ये भी सवाल में दिया हुआ था, और इसकी परसेंटेज दी हुई थी, तो हमने 1,40,000 का 5% दिया तो ये भी आ गया। अलबत्ता ये कैसे आया? ये एज अ बैलेंसिंग फिगर आया, यानी कि अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे ना तो इन तीनों को ऐड कर कर 172,000 बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 3,000 के एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी होंगे, यानी कि आपकी डेबिट साइड पर दो चीजें आ रही हैं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के 20,000 यूनिट्स, इनपुट के 1,55,000 यूनिट्स, डेबिट साइड पर 1,75,000 हो गया। अब आपकी जो क्रेडिट साइड है उस पर भी यूनिट्स बराबर होने चाहिए, तो उस पर एक ट्रांसफर आउट आ रहा है 1,40,000, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 25,000 आ रहा है, नॉर्मल उसके यूनिट 7,000 आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर बच जाता है तो वो एबनॉर्मल लॉस होता है। इसका मतलब ये है कि भाई 3,000 हमारा एबनॉर्मल लॉस जो आया है वो एज अ बैलेंसिंग फिगर आ गया है। ये क्वांटिटी शेड्यूल आपने काफी बार जो है वो बेसिक लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। अब अगर डिपार्टमेंट बी के क्वांटिटी शेड्यूल की बात करते हैं, अगेन ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और आपका जो ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस है ये आपको दिया हुआ था, यानी कि डेबिट साइड पर 158,000 यूनिट्स है तो क्रेडिट साइड के भी 158,000 यूनिट्स होने चाहिए। फिनिश गुड्स में 1,20,000 यूनिट्स गए, ये भी आपको दिया हुआ था। अगर हम सवाल पर दोबारा वापस से आते हैं तो डिपार्टमेंट बी से जो ट्रांसफर आउट हुआ है वो 1,20,000 है, और जो इसके क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में है यानी कि जो चीजें इनकम्प्लीट है वो 30,000 है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1,20,000 और 30,000 तो एज इट इज आपको दिया हुआ था। नॉर्मल लॉस के बारे में बोला हुआ था कि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए आप 1,20,000 या ट्रांसफर आउट का 5% ले लेना, तो वो 6,000 बन गया। अलबत्ता अगर इन तीनों को ऐड किया तो ये 158,000 नहीं बना, लिहाजा अगर 2,000 का डिफरेंस आ रहा था तो वो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स होंगे, और इस तरह से ये 158,000 हमारा पूरा हो गया। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, और स्टेप नंबर 1 के हिसाब से हमने अपना क्वांटिटी शेड्यूल कंप्लीट किया। क्वांटिटी शेड्यूल प्रोसेस कॉस्टिंग में आपका पहला पार्ट होना चाहिए जो आप बनाओ,
ताकि आपके डेबिट की और क्रेडिट की क्वांटिटी मैच हो जाए। एब्नॉर्मल लॉस है, एब्नॉर्मल गेन है, नॉर्मल लॉस है, जितने भी यूनिट्स है CWIP के, ओपनिंग WIP के, क्लोजिंग WIP के, ट्रांसफर्ड इन के, ट्रांसफर्ड आउट के, फिनिश गुड्स के, वो आपको पता चल जाएं। मैं यहाँ पर ये कंफर्म करना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को स्टेप नंबर 1 में किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझे बता सकते हैं। कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 जो है ना वो बड़ा टेक्निकल है, और स्टेप नंबर 2 इस सवाल में एक अनोखी नई बात है। क्या बात है भाई? देखो लेट से यहाँ पर अगर आप इस सवाल को देखते हो ना, तो इस सवाल को देखकर आपको एक चीज ये पता चलेगी कि एक पॉइंट ऑफ जो इंस्पेक्शन है ना वो डिफाइंड है। पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन क्या है? अगर पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है इन बोथ डिपार्टमेंट्स 100% मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। यूनिट्स आर इंस्पेक्टेड व्हेन 90% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। जब यूनिट्स 90% कंप्लीट होते हैं तो उसकी इंस्पेक्शन होती है, और अगर इंस्पेक्शन में वो खराब निकलते हैं, इंस्पेक्शन में वो अगर वो खराब निकलते हैं तो उस पर मजीद काम नहीं होता। अच्छा, अब इस चीज को अगर हम पकड़े ना, तो देखें आपके पास डिपार्टमेंट ए में ओपनिंग WIP में जो यूनिट्स हैं, ओपनिंग WIP का मतलब ये होता है कि इन पे पिछले साल कुछ हद तक काम हुआ था। वो पिछले साल तक कितने परसेंट कंप्लीट थे बताइएगा जरा? पिछले साल तक कितने परसेंट कंप्लीट थे बताइएगा जरा? 40%? ऐसा ही है। क्या ये जो ओपनिंग WIP के यूनिट्स हैं इनकी इंस्पेक्शन हुई होगी पिछले साल? क्या ओपनिंग WIP के जो यूनिट्स है इनकी इंस्पेक्शन हुई होगी पिछले साल? इनको चेक करा गया होगा कि इसमें कोई फॉल्ट है या नहीं? नहीं करा गया होगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा, फिर 1,55,000 यूनिट्स पर मजीद काम करना शुरू करा हमने। अच्छा, फिर ट्रांसफर्ड आउट कितने यूनिट्स है? 1,40,000। जब कोई यूनिट एक प्रोसेस से ट्रांसफर आउट होता है तो उसका मतलब यह है कि वो उस प्रोसेस में 100% उस पर मटेरियल भी लग चुका है, 100% कन्वर्जन कॉस्ट भी लग चुकी है। क्या ये जो ट्रांसफर आउट हुए हुए यूनिट्स हैं इनकी इंस्पेक्शन हुई होगी? क्या ये जो ट्रांसफर आउट होने वाले यूनिट्स हैं इनकी इंस्पेक्शन हुई होगी, हाँ या नहीं? बिल्कुल हुई होगी। अच्छा, ये ट्रांसफर आउट वाले यूनिट्स ओपनिंग WIP से ही आए होंगे, या जो अभी आपने इनपुट किया उधर से ही आए होंगे, लेकिन ये 100% कंप्लीट है। जब ये 90% कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से कंप्लीट थे, इनको चेक किया गया था, ये अगर सही थे तो इन पे बोला 10% और काम करो और इसको कंप्लीट कर लो, ऐसा ही है। अच्छा, क्लोजिंग WIP के जो 25,000 यूनिट्स हैं, क्लोजिंग WIP के जो 25,000 यूनिट्स हैं, ये 60% कंप्लीट है इस साल। तो क्या इनकी इंस्पेक्शन इस साल हुई होगी, हाँ या नहीं? ये जो क्लोजिंग WIP पे नहीं हुई होगी, ठीक है। अब मैं जरा एक मिसाल बनाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। ये थोड़ी सी देसी मिसाल है लेकिन आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। बड़े मतलब मैं बिल्कुल ही एक लेमैन एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स होते हैं ना उसकी कॉस्ट कैसे डिवाइड करनी है। देखो, दो दोस्त खाना खाने गए और उन्होंने 2 प्लेट बिरयानी मंगवाई, और लेट से 400 रुपए का बिल बना। एक बंदे के हिस्से में कितने आएंगे? एक बंदे के हिस्से में कितने आएंगे? एक बंदे के हिस्से में कितने आएंगे? एक बंदे के हिस्से में 200 आएंगे। सीधी सीधी सी बात है सर, 400 का बिल है, 2 लोग हैं, 2 बिरयानियां खाई हैं, तो एक 200 की होगी, 200 एक के हिस्से में आ गए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, गौर से सुनना। पहला तो केस बड़ा सिंपल था ना, एग्री ना? एग्री करते हो ना? एग्री? अच्छा, दूसरा केस, दो दोस्त खाना खाने गए, उन्होंने 3 बिरयानी मंगवाई, 600 रुपए का बिल बना, ठीक है, 600 रुपए का बिल बना। लेकिन हुआ क्या था कि यार ये 3 क्यों मंगवाई थी इन्होंने? 3 इसलिए मंगवाई थी क्योंकि जो पहली मंगवाई थी ना वो इन दोनों का हाथ लग गया और जमीन पर गिर गई, ठीक है। भाई एक बिरयानी आई, इन दोनों का हाथ लगा, दोनों छीन रहे थे, जो भी हुआ जमीन पर गिर गई, जाया हो गई, जाया हो गई, पेट में नहीं गई किसी के, जाया हो गई, जाया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। बिरयानी वाला तो 600 रुपए लेगा ना, आपने नुकसान किया है। अब बताओ एक दोस्त कितने पैसे देगा? लॉजिकली बताना, ठीक है, दोस्तियां नहीं रखनी है, लॉजिकली बताना। सर 600 का बिल बनाया ना,
2 से डिवाइड करके 300 देंगे। क्यों 300 देंगे भाई? 200 का तो खाना उन्होंने खाया और 100 का तो उन्होंने नुकसान किया। ये एक तरह से आप कह लो कि जो 200 वाला नुकसान हुआ उन्होंने नुकसान अपना आपस में आधा आधा बांट लिया। एग्रीड या नहीं? एग्री या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? बताओ बताओ बताओ। एग्री। एग्जाम्पल नंबर 3 है, दो दोस्तों ने खाना खाया, 3 बिरयानी मंगवाई, बिल बना 600 रुपए। पहली वाली जो बिरयानी थी ना वो दोस्त ए की वजह से गिर गई, दोस्त ए की वजह से गिर गई। यानी कि इस बार जो जाया हुई है बिरयानी वो पहले दोस्त की वजह से हुई है। अब बताओ, ए और बी दो दोस्त हैं, चलो ए और बी दो दोस्त है ना। ए कितना बिल भरेगा, बी कितना बिल भरेगा? ए 400 रुपए का बिल भरेगा, बी 200 रुपए का बिल भरेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि भाई दोनों ने एक एक बिरयानी तो खाई, अलबत्ता ए ने एक बिरयानी ए की गलती की वजह से गिर गई थी, जाया हो गई। एग्री करते हो? एग्री करते हो? एग्री करते हो? एग्री करते हो? सही है। एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4 चौथी एग्जाम्पल, दूसरी को ही सॉल्व करने का एक और तरीका। देखो यहां पर आपके पास ये जो 600 का बिल बना था, दो दोस्तों ने बिरयानियां खाई, पहली बिरयानी दोनों से जमीन पे गिर गई। एक तरीका तो ये था कि मैं जो है ना वो इसकी कैलकुलेशन करूं कि भाई एक बंदे के 200 और जो बिरयानी गिरी है उसका डिवाइडेड बाय 2। और एक तरीका ये है कि मैं 600 के दो हिस्से कर दूं। ठीक है ना, 600 के दो हिस्से कर दूं। अब जरा गौर से सुनना, पहले केस में मैंने वर्किंग कैसे करी? पहले केस में मैंने वर्किंग ऐसे करी कि मैंने 200 रुपए पहले लिखे। 200 रुपए जो पहले लिखे ना वो सही वाले यूनिट की कॉस्ट थी, और जो चीज जाया हुई है उसके दो हिस्से कर दिए, यानी कि यूनिट्स के बीच में, यानी कि दोस्तों के बीच में वो जो लॉस था उसको बराबर तौर पर तकसीम कर दिया, बांट दिया। दूसरे वाले केस में मैंने क्या किया? दूसरे वाले केस में मैंने लॉस की वैल्यू अलग से कैलकुलेट नहीं करी, मैंने टोटल बिल को दो बंदों के बीच में बांट दिया, ये सोचकर कि वो जो लॉस है उसको अगर मैं अकाउंट फॉर नहीं करता, उसको मैं लिखता नहीं हूं और सिर्फ दो से डिवाइड कर देता हूं, तो बात यही होगी कि वो जो एक्स्ट्रा वाला पैसा खुद ही दो लोगों के बीच में बट जाएगा। मैं वापस से अपनी बात रिपीट करूंगा, ये वर्किंग एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 4 वाली सेम केस है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने जो कैलकुलेशन करी है वो ऐसे करी है कि 200 रुपए अपना खर्चा जमा 200 रुपए लॉस डिवाइडेड बाई 2, दो लोगों के बीच में बांट दो। और एग्जाम्पल 4 भी सेम केस था, लेकिन इसमें मैंने लॉजिक क्या लगाई कि यार वो जो जाया हुआ उसको 2 से डिवाइड करो और फिर इंक्लूड करो 200 200 में, इससे अच्छा है टोटल बिल को 2 हिस्से कर दो, क्योंकि जो खाया है और जो जाया किया है वो खुद ही बट जाएगा। ये बात समझते हो? यानी कि यहाँ पर मैंने लॉस वाली बिरयानी की कैलकुलेशन अलग नहीं करी, टोटल के ही दो हिस्से कर दिए, तो खुद ही वो चीज बट गई, खुद ही जो लॉस वाली चीज थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई बिटवीन द टू पीपल। मैंने दो लोगों के टोटल बिल को, जिसमें उनका खाने का और उनका लॉस का बिल दोनों शामिल है, उसके दो हिस्से कर दिए। बात समझ रहे हो? ये वाली ये एक क्रिटिकल बात है, समझे ये बात? देखो यहां पर मैंने क्या किया है, टोटल बिल डिवाइडेड बाय जो यूनिट्स थे, और यहां पर मैंने 200 जमा 100, 200 जो तुमने खाया जमा 100 जो तुमने जाया किया। अच्छा, अब यही ट्रीटमेंट इंस्पेक्शन पॉइंट पे होती है। क्या होती है इंस्पेक्शन पॉइंट में ट्रीटमेंट? देखो जनरली आप जो सवाल करते हो ना, जनरली जो आप सवाल करते हो उसमें इंस्पेक्शन कब हो रही होती है? जब यूनिट 100% कंप्लीट होता है तो हम बोलते हैं इसकी इंस्पेक्शन होगी, एग्रीड? जब यूनिट 100% कंप्लीट होता है तो उसकी इंस्पेक्शन होगी, एग्रीड? जब ऐसा केस होता है ना कि भाई 100% यूनिट कंप्लीट होगा, फिर देखा जाएगा कि उसमें कोई मसला है, उसमें कोई खराबी है, या वो सही है, या उसमें कोई मसला तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब हम ईबीयू की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की वर्किंग करते हैं ना, तो हम नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को नहीं लिखते, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करते हैं, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को ईपीयू में शामिल नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब 100% चीज जो है वो कंप्लीट होकर उसकी इंस्पेक्शन होगी,
तो ऑटोमेटिकली उसके लॉस की जो बाइफरकेशन है ना वो सारी जगह पर हो जाती है। ठीक है, लेकिन देखो, अगर अगर अब जरा बात सुनना, इस सवाल के बीच, इस सवाल के हिसाब से सुनना। देखो, यहां पर इंस्पेक्शन कब हो रही है? जब यूनिट कितना कंप्लीट हो, 90% कंप्लीट हो, तो इंस्पेक्शन हो रही है। पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन कितना है? 90% है। अब जिन यूनिट्स की इंस्पेक्शन हुई होगी, हम नॉर्मल लॉस को या नॉर्मल लॉस के खर्चे को हम नॉर्मल लॉस के खर्चे को उन यूनिट्स में शामिल करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर से सुनना, अब जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। इधर देखो, इधर देखो, अब आ जाते हैं सवाल पर। देखो, इस सवाल में कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स थी, बहरहाल ये आप देख लोगे। देखो मैंने करा क्या है। चलो अब ईपीयू की वर्किंग पर आते हैं, स्टेप 3 पर। बड़ा क्रिटिकली तवज्जो से सुनना। स्टेप नंबर 3 में मैंने ईपीयू की कैलकुलेशन करी है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की करी है, डिपार्टमेंट ए की। अच्छा, इस सवाल की वर्किंग में मैंने ईपीयू या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, ईपीयू या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स जो है ना, इनकी वर्किंग में नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को शामिल करा। सर क्यों कर रहे हैं नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को शामिल? क्योंकि मुझे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स पर क्या खर्चा हुआ ये मालूम करना है। सर क्यों मालूम करना है? इसलिए मालूम करना है, इसलिए मालूम करना है क्योंकि 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 जो यूनिट्स ट्रांसफर आउट हुए हैं ना, जो यूनिट्स डिपार्टमेंट ए से निकले हैं ना, जो यूनिट्स डिपार्टमेंट ए से गए हैं ना, जो यूनिट्स डिपार्टमेंट ए से बी में गए हैं, ए से बी में गए हैं, उनकी इंस्पेक्शन हुई है। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को उन यूनिट्स की कॉस्ट में हम शामिल करेंगे। लेकिन जो यूनिट्स इंस्पेक्ट ही नहीं हुए, ये क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के 25,000 यूनिट्स हैं, ये 60% कंप्लीट है, इनकी इंस्पेक्शन क्या इस साल हुई है? नहीं, इनकी इंस्पेक्शन कब होगी? अगले साल। तो अगले साल का जो नॉर्मल लॉस का खर्चा होगा वो इसमें शामिल करा जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी हमें क्या करना होगा? हमें ये जो 1,40,000 यूनिट्स हैं, ये जो 1,40,000 यूनिट्स हैं, 1,40,000 यूनिट्स जो है, इनकी इंस्पेक्शन हुई होगी, लेकिन ये 25,000 यूनिट्स की इंस्पेक्शन नहीं हुई है। अगर कोई ऐसा केस होगा तो हम नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कॉस्ट को अलहदा से कैलकुलेट कर कर उसकी कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। अब मैं ये जरा आपको समझाता हूं, आप फिक्र ना करें। आप स्टेप नंबर 3 पर आए। स्टेप नंबर 3 पर क्या हेडिंग है? ईपीयू के लिए दो हेडिंग्स है, एक मटेरियल है, एक कन्वर्जन कॉस्ट है। ट्रांसफर्ड आउट टोटल यूनिट्स जो ट्रांसफर हुए हैं डिपार्टमेंट ए से बी में, टोटल यूनिट्स जो ट्रांसफर हुए हैं डिपार्टमेंट ए से बी में, वो 1,40,000 है। ये आपके सवाल में लिखे हुए हैं। इसमें से 20,000 यूनिट्स ओपनिंग डब्ल्यूआईपी वाले हैं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी वाले वो यूनिट्स होते हैं जिन पर मैंने पिछले साल में कुछ काम शुरू कर दिया था और कुछ हद तक इस साल मुकम्मल करूंगा। इसको हटा दो। तो ये आपके वो यूनिट्स हैं जो इसी साल 0 से आपने बनाना शुरू करे और मुकम्मल 100% बनाए। एग्री करते हो इस बात पर? इस वर्किंग पर, स्टेप नंबर 3 पर अच्छे से फोकस करो और मुझे बताओ, एग्री करते हो? 1,40,000 यूनिट्स आउटपुट में गए। 20,000 तो वो वाले थे जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी से आए, क्योंकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहे हैं। तो 1,20,000 यूनिट्स वो वाले हैं जिसपे 0 से लेकर 100% तक इसी साल काम हुआ। अच्छा, फिर और किन चीजों पर काम हुआ होगा? जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है उन पर काम हुआ होगा, लेकिन ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे मटेरियल इस साल नहीं लगा होगा, नहीं लगा होगा, नहीं लगा होगा। क्यों? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। देखो, ये जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के 20,000 यूनिट्स है, इसके साथ लिखा हुआ है कि मटेरियल 100% इन पर लग चुका है, 40% कन्वर्जन कॉस्ट लग चुकी है। तो ये 20,000 यूनिट जो है, ये 20,000 यूनिट जो है मटेरियल की वर्किंग में तो हरगिज नहीं आएंगे, क्योंकि इन पे मटेरियल पिछले साल लगा है, इस साल नहीं लगा। हमें तो ये मालूम है इस साल किस यूनिट पर मटेरियल लगा। और हमने कन्वर्जन कॉस्ट के लिए इनका 60% लिया, क्योंकि 40% काम पिछले साल हो चुका था, 60% काम इस साल होगा। 40% काम पिछले साल हो चुका था, 60% काम इस साल होगा। तो 40% काम अगर पिछले साल हो चुका था, वो हम यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं, बल्कि इस साल कितना काम हुआ इन 20,000 यूनिट्स पर? 60% काम हुआ। अच्छा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के 25,000 यूनिट्स हैं। अगेन सवाल में लिखा हुआ था कि मटेरियल के लिहाज से वो 100% कंप्लीट है और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 60% कंप्लीट है। तो 25,000 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के जो यूनिट्स हैं उस पर 60% कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से इस साल काम हुआ है, और मटेरियल के लिहाज से 100% काम हो गया।
अच्छा, नॉर्मल लॉस के 7,000 यूनिट से कैसे आए? यहाँ ऊपर जो हमने वर्किंग करी थी ना उससे आए। इन 7,000 यूनिट पर मटेरियल 100% लगा हुआ होगा। क्यों लगा हुआ होगा? मटेरियल लगता है जैसे ही कोई यूनिट बनाना शुरू करते हो, लेकिन इन पे कन्वर्जन कॉस्ट 90% लगी होगी। कन्वर्जन कॉस्ट क्यों 90% लगी होगी? इसलिए क्योंकि जैसे ही 90% कन्वर्जन कॉस्ट लगाई, उसको चेक किया, वो खराब निकला, वो डिफेक्टिव निकला, कंपनी ने फैसला किया अब इसके पे मजीद खर्चा नहीं करेंगे, एज इज वेयर इज बेसिस पर मार्केट में जाकर बेच देंगे, इस यूनिट में मसला है। तो प्रैक्टिकली जब यूनिट में मसला निकलेगा, खराबी निकलेगी, वो डिफेक्टिव होगा, तो मैं उस पर मजीद खर्चा क्यों करूंगा? मैं मजीद खर्चा नहीं करूंगा। इसीलिए कन्वर्जन कॉस्ट के लिए नॉर्मल लॉस को 7,000 नहीं लिया। हाँ, मटेरियल तो उसमें शुरू से लगा लिया था, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के लिए हमने उसका 90% लिया। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स पर भी आप खर्चा करते हो, उनको बनाते हो, लेकिन अगेन सवाल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से एबनॉर्मल लॉस के 3,000 यूनिट्स हैं यहाँ पे, और आपने मटेरियल तो इसमें पूरा लगाया होगा, अलबत्ता कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा आपने 90% करा होगा, 100% नहीं करा होगा। जब आपने 90% खर्चा कर कर उस चीज को 90% तैयार कर लिया, आपने उसकी इंस्पेक्शन करी, इंस्पेक्शन में वो खराब निकला, आपने बोला भाई अब ये तो यूनिट खराब है, और अगर ये यूनिट खराब है तो मुझे इस पर मजीद खर्चा नहीं करना। तो जो खर्चा हुआ होगा मटेरियल के लिहाज से 1,55,000, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 156,000 यूनिट्स पर हुआ होगा। स्टेप नंबर 3 में कोई मसला है तो मुझे बता दो, कोई भी ऐसी अमाउंट जो आपको समझ नहीं आई हो। हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहे हैं, वेटेड एवरेज मेथड और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड मुकम्मल तौर पर डिफरेंट मेथड्स हैं। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से हमने निकाला है कि किन यूनिट्स पर मटेरियल लगा होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है हाथ। अच्छा, उसमें भी जो है ना मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स है। देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग में आईकेप का एग्जामिनर लेवरेज देगा। अच्छा, आईकेप का सोल्यूशन देखोगे ना तो उसमें उसने नॉर्मल लॉस यहाँ पर भी नहीं लिया, वो इस चीज में भी लेवरेज देता है। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ चीजें हैं। कुछ बुक्स ये कहती हैं कि नॉर्मल लॉस की जो ट्रीटमेंट है वही इतनी डिफिकल्ट है कि उसको आप हर तरह से ईपीयू में इग्नोर करो, आपके आंसर पे बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आता है। फिर कुछ बुक्स ऐसी हैं जो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी 100% पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन पे भी कैलकुलेट करवाकर यूनिट्स के हिसाब से एबनॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स और फिनिश गुड्स के यूनिट्स में बंटवाती हैं। तो आपको आपका जो एग्जामिनर है ना वो पेनलाइज नहीं करेगा। मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं, मुख्तलिफ पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं। आप मेरा आंसर देख रहे हो, मेरा आंसर और आईकेप का आंसर भी मैच नहीं करेगा। मैंने यहाँ पर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को इंक्लूड किया है, आईकेप का जो सजेस्टेड आंसर है उसको देखोगे तो उसने उसको इग्नोर ही कर दिया है। उसने बोले भाड़ में गया नॉर्मल लॉस, हमें लेना ही नहीं है, हम लेते ही नहीं है। उसकी थोड़ी सी कॉस्ट कैलकुलेट होगी, खुद ही दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन वो इलॉजिकल है थोड़ा सा। लिहाजा मैं नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की वैल्यू भी लेता हूँ, और फिर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की वैल्यू को फिनिश गुड्स के यूनिट्स की वैल्यू में इंक्लूड भी अभी करना सिखाऊंगा। तो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स मुख्तलिफ बुक के हिसाब से नॉर्मल लॉस की ठीक है चल जाती हैं। इतना कॉम्प्लेक्स मैटर है कि आपको एक लेवरेज दी हुई होती है। अच्छा खैर, स्टेप नंबर 3 हो गया भाई। अब स्टेप नंबर 4 में क्या है भाई? स्टेप नंबर 4 जो है ना डिपार्टमेंट बी के ईपीयूज हैं। ठीक है, अगेन एक चीज यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। हमारे पास अगर कोई चीज प्रीवियस प्रोसेस से आई है तो एक कॉन्सेप्ट होता है प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट का। जानते हो ना आप लोग? प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को जानते हो ना? कि भाई एक चीज डिपार्टमेंट ए से बी में आई है, बी पे उस पर काम होना है, लेकिन ए पर तो काम होकर आया ना, तो ए पर तो उसमें खर्चा लगा हुआ होगा। आप आईके का आंसर देखोगे ना तो उसने इन दोनों कॉलम्स को मर्ज कर दिया। आप ऐसा नहीं करना, इसलिए क्योंकि ज्यादा लॉजिकल ये है कि प्रीवियस प्रोसेस के कॉस्ट के कॉलम को अलग रखा जाए, और मटेरियल का, यानी कि इस साल जो मटेरियल लगा है, हालांकि उसका आंसर मैच कर रहा है तो शायद मे बी इसलिए उसने मर्ज कर दिया, लेकिन कहीं पर उसने नोटिफाई भी नहीं करवाया। बहरहाल आपको प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट के कॉलम को भी बनाना चाहिए, और मटेरियल के कॉलम को भी बनाना चाहिए, और कन्वर्जन कॉस्ट के कॉलम को भी बनाना चाहिए। और ट्रीटमेंट सारी वही हैं। फिनिश गुड्स में 1,20,000 यूनिट्स गए, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के पूरे यूनिट्स हटा दिए, इसका मतलब ये वो यूनिट्स है जिसपे इसी साल काम शुरू हुआ, इसी साल काम खत्म हुआ। फिर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के जो यूनिट्स है उस पर जो इस साल काम हुआ है वो यहाँ पर आ गया। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के यूनिट्स वो होंगे जो पिछले साल यहाँ पर आ गए थे डिपार्टमेंट ए से, लिहाजा इस पर इस साल कोई प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट नहीं लगी हुई होगी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के वो यूनिट्स होंगे जिसपे पिछले साल मटेरियल लग चुका होगा 100%, क्योंकि जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है तो मटेरियल लग जाता है, लिहाजा इस बार मटेरियल नहीं लगा होगा, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट लगी हुई होगी। और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी होगी? 40%। सर 18,000 का 40% क्यों? क्योंकि सवाल की वर्डिंग के हिसाब से 18,000 यूनिट जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के हैं वो 60% पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, आपको 40% इस बार उनको कंप्लीट करना है। ठीक है जी।
तो इस तरह से आपने जो है वो ये वर्किंग करी। अच्छा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के 30,000 यूनिट्स थे, मटेरियल प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट 100% और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से वो 80% कंप्लीट है, सवाल में लिखा हुआ है। अगेन देखो यहाँ पर 80% कंप्लीट है। 80% कंप्लीट होने का मतलब ये है, 80% कंप्लीट होने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट इन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के यूनिट्स की कॉस्ट में शामिल नहीं करनी, क्योंकि ये इंस्पेक्ट ही नहीं हुए। इंस्पेक्शन तो उन यूनिट्स की हुई है जो 90% कम अज कम कंप्लीट थे। इसीलिए यहाँ पर भी मैंने नॉर्मल लॉस के कॉलम को बनाया है। नॉर्मल लॉस के 6000 यूनिट्स है, प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 90% कंप्लीट, क्योंकि 90% हमारा जो पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन है वो है। लाइकवाइज एब्नॉर्मल लॉस के 2000 यूनिट्स है और अगेन कन्वर्जन कॉस्ट के लिए 90%, क्योंकि 90% पर इंस्पेक्शन होती है। अगर यूनिट खराब निकलता है तो उस पर मजीद कोई भी खर्चा नहीं किया जाता। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको आप फर्दर डिटेल में देखोगे, मैं सिर्फ इस सवाल को अच्छे से गो थ्रू करवा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके पिछले लेक्चर से ही हैं। बहरहाल ये जो बात एक नई थी कि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को हमने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया है। अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इनकी कॉस्ट भी निकलेगी और उसकी कॉस्ट की ट्रीटमेंट भी देखनी होगी। अच्छा, फिर एक और चीज, स्टेप नंबर 5 सवाल में आपको स्क्रैप वैल्यू दी हुई थी। यानी कि सवाल बोल रहा था कि जो आपके लॉसेस के यूनिट्स है ना वो 4 मिलियन में बिकते हैं डिपार्टमेंट ए के और डिपार्टमेंट बी के 6 मिलियन में बिकते हैं। अब ये जो आपके पास लॉसेस की स्क्रैप वैल्यू दी हुई थी, इसमें से आपको नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू को अलग और एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू को अलहदा करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस कॉस्टिंग के अकाउंट में नहीं आती। नॉर्मल लॉस के स्क्रैप वैल्यू जो होती है यूनिट्स की वो प्रोसेस कॉस्टिंग के अकाउंट में आती है। तो आपके पास नॉर्मल लॉस के डिपार्टमेंट ए में 7000 और एब्नॉर्मल लॉस के 3000 यूनिट्स थे। डिपार्टमेंट बी में 6 मिलियन टोटल खर्चा था, जो कि मैंने इन थाउजेंड्स लिखा है, और 6000 और 2000 यूनिट्स थे। तो आपने इसी रेशियो में अपनी स्क्रैप वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या ये बात समझ में आती है कि हमने अपनी स्क्रैप वैल्यूज को डिवाइड किया है नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू और एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू के हिस्सों में बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स, बिकॉज हमें ये पता है कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू की मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है, डिफरेंट ट्रीटमेंट है। जो नॉर्मल लॉस की यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू होती है वो प्रोसेस कॉस्टिंग के अकाउंट में आती है और एबनॉर्मल लॉस के जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो प्रोसेस कॉस्टिंग के अकाउंट में नहीं आती। ठीक है। और बाइफरकेशन जो हमने करी है वो नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस पर करी है। आपको सिर्फ सवाल में टोटल दिया हुआ था। अगर आप यहाँ पर देखते हो पॉइंट नंबर 2 पर, तो लिखा हुआ था रिजेक्टेड यूनिट्स आर सोल्ड ऑन एज इज वेरियस बेसिस ड्यूरिंग द मंथ, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स इन डिपार्टमेंट ए एंड बी वेयर 4 एंड 6 मिलियन रिस्पेक्टिवली। जब आपने ये सारा काम कर लिया ना, स्टेप नंबर 5 तक कर लिया, तो आगे इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपको स्टेप नंबर 6 को शो करता हूँ। स्टेप नंबर 6 में आपके पास जो मटेरियल की टोटल कॉस्ट है 920400 और 673650, ये आपको ऑलरेडी सवाल में दी हुई थी। 920400 और 673650। ईपीयू आपने कैलकुलेट किया 155 और 156, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आपने मटेरियल की कॉस्ट को ईपीयू से और कन्वर्जन कॉस्ट को ईपीयू से डिवाइड किया। फुल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए दोनों को ऐड किया, जैसा हम करते आ रहे हैं पिछले सवालों में। अच्छा, फिनिश गुड्स की वर्किंग कैसे करी? देखो, फिनिश गुड्स के 1,20,000 यूनिट्स तो वो हैं जो शुरू से लेकर एंड तक इसी साल बने हैं। तो जो यूनिट शुरू से एंड तक 1,20,000 यूनिट्स बने उन पे 10.26 के हिसाब से खर्चा हुआ होगा। उन पर मटेरियल भी इसी साल लगा, कन्वर्जन कॉस्ट भी इसी साल, एग्रीड। ये 1,20,000 वो यूनिट्स है जो शुरू से लेकर अभी तक इसी साल मैन्युफैक्चर हुए हैं, तैयार हुए हैं, बने हैं। तो इस पर 10.26 के हिसाब से जिस पर मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट दोनों खर्चा शामिल है वो इधर इंक्लूडेड होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ऐसे ही करते थे ना जो यूनिट शुरू से लेकर अभी तक बने। अच्छा, उसके बाद ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जो है उसमें आपके पास टोटल 20,000 यूनिट्स हैं, लेकिन इसमें 40% कन्वर्जन कॉस्ट पहले लग चुकी है, 60% इस बार लगेगी। तो 20,000 का 60% इस 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 4.32, ये खर्चा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे अभी किया। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे ऑलरेडी पिछले सालों में जो खर्चा हुआ था वो 1,20,000 और 32,000 है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑलरेडी आपको सवाल में दिया हुआ है। जो खर्चा आपने पिछले साल कर लिया था वो ऐड किया। अच्छा, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को यहाँ शामिल किया, ये एक मुख्तलिफ बात है ना, क्योंकि हमने ये कहा कि भाई नॉर्मल लॉस की जितनी भी कॉस्ट है वो हमें सारी की सारी शामिल करनी है फिनिश गुड्स के यूनिट्स में। नॉर्मल लॉस पे जितना भी खर्चा लगाया है वो हमें 2 या 3 चीजों में इक्वली डिवाइड नहीं करना, बल्कि ये खर्चा हमें शामिल करना है फिनिश गुड्स के यूनिट्स में, बिकॉज फिनिश गुड्स वाले वो यूनिट्स है जिनकी इंस्पेक्शन हुई होगी।
और ये नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, जहां पर उनको कॉस्ट हम चार्ज करते हैं तो हम उसकी स्क्रैप वैल्यू भी नेट ऑफ कर कर फिनिश गुड्स की वैल्यू कुछ इस तरह से निकालते हैं। एबनॉर्मल लॉस में कोई मसला नहीं है, 3000 यूनिट्स थे, 5.94 के हिसाब से मटेरियल लगा होगा 100%, और 3000 का 90% जो कि 2700 बनता है उन पर 4.32 के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में कोई मसला नहीं है, 25,000 यूनिट से 5.94 के हिसाब से मटेरियल और 25,000 का 60% जो कि इस साल कंप्लीट हुआ है इंटू 4.32 के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट। ये सारी अमाउंट्स ऊपर से आपको टैली भी हो जाएंगी, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है जब आप इस लेक्चर के साथ इसको कंप्लीट करोगे। अच्छा, आपको करना सिर्फ इतना था, लेकिन मैंने प्रोसेस का टी अकाउंट भी आपको बना दिया है, इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी सवाल में नहीं थी, अलबत्ता आपकी प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से अगर आप स्टेप नंबर 7 पर आते हैं तो बिल्कुल सेम वर्किंग डिपार्टमेंट बी की है जैसी ए की है, बस एक नई चीज है और वो ये प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट है। प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हमने पिछले प्रोसेस में लगाई थी, क्योंकि बी वो प्रोसेस है जो ए के बाद आता है, यानी कि ए से चीजें बनकर आई थी और फिर बी में जा रही थी। यही उसका ईपीयू है जिसकी आपने वर्किंग करी है, यही कॉस्ट पर यूनिट है, और इसी तरह से आपने फिनिश गुड्स, एब्नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वर्किंग्स करी दी है। बस जो नई बात है वो ये बात है कि नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है या नॉर्मल लॉस में जो हम खर्चा लगाते हैं, हमने इस सवाल में उसको कैलकुलेट कर कर और फिनिश गुड्स के यूनिट्स में ऐड किया। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आईकेप का आंसर भी सामने रखिएगा। आईकेप नॉर्मल लॉस को इग्नोर करता है। जब आप इग्नोर कर देते हो ना किसी चीज को, तो वो इक्वली दूसरी चीजों में डिवाइड हो जाती है। जिस तरह से हमने अभी एग्जांपल देखी कि भाई 600 में मैं अगर वो जो बिरयानी गिर गई थी उसको अकाउंट फॉर ना करूं और दो लोगों में डिवाइड कर दूं, तो 300 एक एक के हिस्से में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली उनका बिल और लॉस का बिल उसमें शामिल हो जाएगा। अलबत्ता अगर लॉस किसी एक ने किया है या किसी एक ही वजह से हुआ है या इंस्पेक्शन पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही यूनिट गुजरा है, तो हमें उस पर लॉस को शामिल करना चाहिए। मेरी कोशिश ये थी कि 35 से 40 मिनट में मैं ये सवाल पूरा गो थ्रू इसके सोल्यूशन के साथ करवा दूं। जाहिर सी बात है आपको इस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन को और इसके आंसर को पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ लोगे मुझसे आप व्हाट्सएप पे जरूर डिस्कस करो और फिर अपनी सारी क्वेरीज रिजॉल्व करवाओ, लेकिन नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट में घबराना नहीं, लेकिन पूछ लेना जो भी पूछना हो, ताकि ये आपका टॉपिक वाइंड अप हो। ये एक प्रोसेस कॉस्टिंग का मुश्किल टॉपिक होता है। अगली क्लास में मजीद बातें करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मजीद बातें करते हैं। मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है। ठीक है जी।